आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का अध्याय 1 विलयन। यह पूरा अध्याय हम एनसीईआरटी बेस्ड अध्ययन करेंगे, अर्थात इसमें आपको एनसीईआरटी की सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे और पूरे नोट्स आपको इसी एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मुख्य रूप से हमें विलयन अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करना है द्रव्य विलयन का। हमें अध्ययन करना है किसका? द्रव्य विलयन का। परंतु उसके पहले हम समझेंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो हमें ये भी समझना होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है। यदि हमारे मिश्रण, तो आप समझते ही होंगे कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है हमें, वो मिश्रण कहलाता है। और कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें हम देखकर छूकर समझ सकते हैं कि उसमें उपस्थित घटक कौन कौन से हैं। जैसे गेहूं में रेत के कंकड़ मिला दिए जाएं तो समझ सकते, देखकर भी समझ सकते हैं, छूकर भी समझ सकते हैं कि इसमें उपस्थित घटक कौन कौन से हैं। छूकर समझेंगे तो छूने में भी हमें गेहूं के कण अलग समझ में आएंगे, गेहूं के दाने अलग समझ में आएंगे और रेत के कण अलग समझ में आएंगे। और देखकर तो समझ ही जाएंगे कि इसमें उपस्थित घटक एक गेहूं है और दूसरा रेत है। तो इस तरह के मिश्रण जिसमें घटक समझे जा सके और मिश्रण का संघटन एक समान नहीं है, इस तरह के मिश्रण कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। इस तरह के मिश्रण क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब दूसरे तरह के मिश्रण जो होते हैं वो होते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनमें उपस्थित घटकों को देखकर या छूकर समझा नहीं जा सकता, अर्थात उनका संघटन पूर्ण रूपेण एक समान होता है। समांगी मिश्रण का संघटन पूर्ण रूपेण एक समान होता है। जैसे जल में ग्लूकोज को घोलकर जो मिश्रण तैयार होगा वो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा, क्योंकि जब जल में ग्लूकोज को घोला जाएगा तो ग्लूकोज जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा और घुलने के बाद जब हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कण जल का है और कौन सा कण ग्लूकोज का है। क्यों? क्योंकि जल में ग्लूकोज पूर्ण रूप से मिश्रित हो चुका है। तो इस तरह का संघटन समांगी मिश्रण कहलाता है। संघटन उसका पूर्ण रूप से समान होता है। और क्योंकि संघटन समान होता है इसलिए मिश्रण का गुण भी एक समान होते हैं। संघटन पूर्ण रूप से समान होते हैं इसलिए गुण भी समान होते हैं। तो समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण का संघटन पूर्ण रूप से समान हो। मिश्रण का संघटन पूर्ण रूप से समान होता है और गुण भी उसके एक समान होते हैं। इसका उदाहरण क्या बताया मैंने? जल में ग्लूकोज या चीनी को घोलने पर जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। अब इसका संघटन एक समान है ये कैसे समझेंगे? जब जल में चीनी या ग्लूकोज घोलेंगे तो चीनी या ग्लूकोज जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगी और घुलने के बाद जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा उसको हम पीकर देखेंगे तो क्या हम ये बता सकते हैं कि किस कण में जल है और किस कण में ग्लूकोज है? नहीं बता सकते ना। पूरा मिश्रण एक समान ही स्वाद जैसा होगा। एक समान स्वाद जैसा होगा, ना हम उसमें देखकर बता सकते हैं ना हम उसे पीकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कण जल का है और कौन सा कण ग्लूकोज का है।
तो जहाँ गुण भी समान हो और संघटन भी समान हो, इस तरह का मिश्रण कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो जल में ग्लूकोज या चीनी घोलने पर जो मिश्रण प्राप्त होगा वो मिश्रण कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। ठीक है ना। अब वैसे तो हमें इस अध्याय में द्रव्य विलयन का ही अध्ययन करना है, लेकिन फिर भी अध्याय में जब हम शुरू करते हैं अध्याय को, विलयन अध्याय को शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा क्या? विलयन के प्रकार। पहला टॉपिक क्या है हमारा? विलयन के प्रकार। विलयन में मुख्य रूप से दो घटक उपस्थित होते हैं। विलयन के प्रकार बताए जाते हैं विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर। किसके आधार पर? विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर। तो विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। विलयन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है विलायक और दूसरा घटक होता है विलेय। विलायक को मुख्य रूप से इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक होगा और विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलेय होगा। विलयन में घटक दो से अधिक भी हो सकते हैं। घटक तो मुख्य रूप से दो ही होंगे, विलेय और विलायक। पर विलयन में जो जैसे हमें मिश्रण बनाना है, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी में जल में हम शक्कर भी डालते हैं, नींबू का रस तो डालना ही होगा, और कुछ लोग नमक भी डालते हैं। तो इस तरह से जो बनेगा वो विलयन तैयार होगा। पर उस विलयन में घटक मुख्य रूप से उस विलयन में जो घटक हैं वो हैं तो विलेय और विलायक ही, पर विलायक वो होगा जिसमें हमने घोला है, मतलब जो अधिक मात्रा में, जैसे जल, और उसमें हमने नींबू का रस भी डाला है, उसमें हमने शक्कर भी डाली है और उसमें हमने नमक भी डाला है। तो वो जो कम मात्रा में उपस्थित है विलयन के अंदर वो होंगे विलेय। तो इस तरह से मुख्य रूप से तो दो घटक हैं, मगर विलयन मुख्य रूप से कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? चार चीज़ों से। एक तो जल, दूसरा नींबू का रस, तीसरा शक्कर और चौथा नमक। ठीक है ना। तो इस तरह से घटक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु हमें इस अध्याय के अंदर द्विअंगी विलयनों का ही अध्ययन करना है। इस अध्याय के अंदर हमें मुख्य रूप से केवल और केवल द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करना है। द्विअंगी विलयन इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझेंगे। द्विअंगी विलयन वे होते हैं जिनमें केवल दो घटक हों। एक केवल विलायक होगा और दूसरा केवल विलेय होगा। जैसे नींबू पानी का हमने उदाहरण लिया था, उसमें विलायक तो एक ही था, जल, पर विलेय तीन थे, नींबू का रस, शक्कर और नमक। परंतु जब हम द्विअंगी विलयन का उदाहरण समझेंगे तो द्विअंगी विलयन में घटक केवल दो होंगे, वो एक होगा विलायक और केवल एक ही होगा विलेय। जैसे जल में ग्लूकोज, तो एक घटक हुआ जल और दूसरा हुआ ग्लूकोज, या जल में शक्कर, तो एक हुआ ग्लूकोज और दूसरा, एक हुआ जल और दूसरा हुआ शक्कर। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें केवल और केवल द्विअंगी विलयन के बारे में अध्ययन करना है। अब जो घटक उपस्थित हैं विलयन में, एक विलायक और दूसरा विलेय, इसके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ही हमें विलयन के प्रकार समझने हैं। विलयन के प्रकार किसके आधार पर समझना है? विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमें विलयन के प्रकार समझने हैं। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं
के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि हम अब इन 9 प्रकारों को हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं? एक में विलायक की भौतिक अवस्था यदि हमारी गैस है, विलायक की भौतिक अवस्था हमारी गैस, तो इसमें विलेय की भौतिक अवस्था कौन सी हो सकती है? गैस में विलेय की भौतिक अवस्था गैस हो सकती है। मतलब हमने विलायक लिया है गैसीय अवस्था में और उसमें हम विलेय मिला दें और वो विलेय भी हो किस अवस्था में? गैसीय भौतिक अवस्था में। तो ये जो मिश्रण बनेगा वो गैस में मिश्रण बनेगा, अर्थात गैस का गैस में विलयन बनेगा। तो इस अब या फिर हम विलायक लें गैसीय अवस्था में, अर्थात विलायक की भौतिक अवस्था तो गैस हो, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, और विलेय की भौतिक अवस्था हो हमारी द्रव, तो ये विलयन जो बनेगा वो क्या होगा? गैस में द्रव का विलयन। अब तीसरे में हम क्या करें? विलायक तो हम लें गैस अवस्था में और विलेय की भौतिक अवस्था हम लें ठोस, तो इस तरह का विलयन क्या होगा? गैस में ठोस का विलयन। अब क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था तीनों ही प्रकार के विलयन में गैसीय है, और तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही विलयन का प्रकार होगा, या विलयन विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर उसी नाम से जाना जाएगा। विलायक की भौतिक अवस्था गैस है, इसलिए विलयन किस प्रकार का होगा? गैसीय विलयन। विलयन किस प्रकार का होगा? गैसीय विलयन। ये तीनों विलयन किस प्रकार में आएंगे? गैसीय विलयन के अंतर्गत जाने जाएंगे। ये तीनों विलयन अर्थात गैस में विलयन, गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन और गैस में ठोस का विलयन। इन तीनों ही प्रकार के विलयनों में विलायक की भौतिक अवस्था गैस है और विलेय की भौतिक अवस्था एक विलयन में गैस है, दूसरे विलयन में द्रव है और तीसरे विलयन में विलेय की भौतिक अवस्था ठोस है। तो इस तरह का जो विलयन होगा वो गैसीय विलयन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था गैस है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। गैस में विलयन का उदाहरण तो बहुत कॉमन है। हमारे वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी गैसें हैं सारी आपस में मिश्रित रहती हैं, और सभी आपस में मिश्रित रहती हैं जो कि एक दूसरे से अलग रूप से हम उन्हें ना हम उन्हें देख सकते, ना ही हम उन्हें समझ सकते, ना हम उन्हें महसूस कर सकते। कि हम श्वसन के द्वारा भी जो गैस लेते हैं वो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, वायुमंडल में उपस्थित गैसों का मिश्रण ही होता है जो फेफड़ों के द्वारा छानकर ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है और बाकी गैसों को बाहर ब्रीद आउट कर देता है। तो इस तरह से वायुमंडल में उपस्थित गैसों का जो मिश्रण है वो गैस में समांगीय मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है ना? या फिर यदि हम जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं जिसमें सिलेंडर से जो हवा ऑक्सीजन ली जाती है उसमें भी केवल ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। श्वसन के लिए जो सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। फिर हम गैस में द्रव का उदाहरण देखेंगे। तो गैसीय अवस्था में हमारा विलायक होना चाहिए और द्रव अवस्था में हमारा विलेय होना चाहिए। तो इसका उदाहरण है जब हम गैसीय अवस्था में अर्थात नाइट्रोजन ले लें और इसमें हम विलेय कर दें क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म आप में से जो ये चैप्टर पढ़ रहा है इस चैनल पर, उनमें से आपको यदि नहीं पता है क्लोरोफॉर्म क्या होता है
तो वो कमेंट करके पूछें, या जिन्हें पता है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं आंसर दूंगी। फिर इस तरह के उदाहरण में नाइट्रोजन गैस है जो कि एक विलायक है, और क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होता है जो कि विलेय है। अब तीसरे प्रकार के विलयन का उदाहरण देखेंगे जिसमें विलायक हमारा गैस होगा। इसमें हम विलेय लेते हैं ठोस अवस्था में। तो विलेय यदि हम ठोस अवस्था में लेंगे तो विलायक होना चाहिए गैस। तो जैसे नाइट्रोजन गैस होगा, इसमें हम विलेय कर दें कपूर को। कपूर तो आप सब पहचानते ही हैं, कपूर को तो सभी ने देखा ही होगा। कपूर हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस में जब कपूर को विलेय करेंगे तो इस तरह के विलयन का उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये हुए हमारे 3 प्रकार के विलयन, जिसमें विलेय की भौतिक अवस्थाएं गैस भी हैं, द्रव भी हैं, ठोस भी हैं। और इन तीनों विलेय की भौतिक अवस्थाओं को किसमें विलेय किया गया है? विलायक की गैसीय भौतिक अवस्था में। तो इस तरह से 3 प्रकार के विलयन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम विलायक की भौतिक अवस्था लेते हैं द्रव। तो विलायक हमारा द्रव अवस्था में होगा। इसमें हम क्या विलेय कर सकते हैं? विलेय की भौतिक अवस्था कौन सी ले सकते हैं? पहले गैस, फिर यदि हमारा विलायक द्रव अवस्था में है तो हम विलेय कौन सी अवस्था में ले सकते हैं? द्रव। फिर हम विलायक यदि द्रव अवस्था में ले रहे हैं तो विलायक यदि द्रव अवस्था में है तो उसके साथ हम विलेय क्या ले सकते हैं? ठोस। ये है विलायक की भौतिक अवस्था, ये है विलेय की भौतिक अवस्था। अब क्योंकि इस तरह के विलयन में विलायक हमेशा द्रव अवस्था में है, तो इस तरह से, और जो विलायक द्रव अवस्था में उसमें हमने द्रव विलायक में गैसीय विलेय बोला है, दूसरे में द्रव विलायक में द्रव अवस्था में ही विलेय लिया है, और तीसरे में द्रव विलायक में ठोस विलेय हमने घोला है। तो इस तरह से 3 प्रकार के विलयन ये बन जाते हैं। अब क्योंकि हम ये पहले समझ चुके हैं कि जो विलयन का प्रकार होगा वो किसके आधार पर होगा? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर होगा। तो ये किस प्रकार का विलयन होगा? ये होगा द्रव विलयन। ये तीनों विलयन किस प्रकार के होंगे? द्रव विलयन होंगे या द्रवीय विलयन होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था जो है वो द्रव है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के विलयन हैं जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है, और इस द्रव अवस्था वाले विलायक में एक प्रकार के विलयन में द्रव के साथ जो विलेय लिया है वो गैसीय अवस्था में है, दूसरे प्रकार में द्रव विलायक के साथ विलेय द्रव अवस्था में लिया गया है, और तीसरे प्रकार में द्रव विलायक के साथ विलेय को हमने ठोस अवस्था में लिया है। इन्हें और समझने के लिए इनके उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरण को हम, क्योंकि ये हम NCERT बेस्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी जो आप उदाहरण देखेंगे वो आप अपने रोजमर्रा के जीवन से भी निकाल सकते हैं इस प्रकार के विलयनों के उदाहरण को। जैसे द्रव अवस्था में हमें विलायक लेना है और गैसीय अवस्था में हमें कोई भी गैस लेना है। हमें ये सब तो पता है कि जल जो नदी में है या समुद्र में है या तालाब में, उसमें जीव जंतु भी होते हैं, और वो सभी जीव जंतु सांस लेते हैं। तो सांस लेने के लिए उन सभी को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही वो सांस लेते हैं। तो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिस ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जंतु अपने श्वसन के लिए करते हैं। तो उसमें जल जो होता है, चाहे तो वो नदी में हो या तालाब में हो या समुद्र में हो, उसमें जल जो है वो द्रव अवस्था में है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होगी। तो वह इस प्रकार के विलयन का उदाहरण होगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जिससे जलीय जंतु सांस लेते हैं। अब द्रव का मिश्रण बनाना है, अर्थात द्रव का विलयन बनाना है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी द्रव अवस्था में हो और विलेय भी द्रव अवस्था में हो।
तो कोई भी दो द्रव ऐसे हों जो आपस में मिश्रित हो जाते हों, ऐसे इस तरह के विलयन का उदाहरण हो सकते हैं। जैसे जल में एल्कोहल का विलयन, एल्कोहल में भी मुख्य रूप से एथेनॉल, क्योंकि सभी प्रकार के एल्कोहल जल में विलय नहीं होते हैं। या दो अध्रुवीय विलायक जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, वो भी इसके उदाहरण के अंतर्गत आ सकते हैं, मगर वो दैनिक जीवन में देखने में उपयोग में नहीं आते हैं। दो अध्रुवीय विलायक, जैसे तेल हमारा एक अध्रुवीय विलायक है, जैसे पेट्रोल हमारा एक अध्रुवीय विलायक है, जैसे ध्रुवीय विलायक जैसे एसीटोन और ईथर दोनों ही अध्रुवीय विलायक हैं, तो दोनों आपस में मिश्रित हो जाएंगे। परंतु जल एक ध्रुवीय विलायक है, एसीटोन एक अध्रुवीय विलायक है, तो ये आपस में मिश्रित नहीं होंगे। तो हमें द्रव में द्रव मिश्रित करना है। दोनों द्रव यदि समान प्रकृति के हों तो वे एक दूसरे में मिश्रित हो जाएंगे। इसे हम थोड़ा आगे इसी अध्याय में आगे और समझेंगे कि दो द्रव आपस में कब घुलते हैं और कब नहीं घुलते हैं। अगला है हमारा विलयन का प्रकार, जिसमें विलायक हमारा द्रव अवस्था में होगा और उसमें हम जो विलय घुलेंगे वो ठोस अवस्था में होगा। तो इसके उदाहरण तो आपको दैनिक जीवन में ढेर सारे देखने को मिल ही जाते हैं और आप खुद भी अपने मन से बता सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी इसके उदाहरण देखे हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जल में ग्लूकोज या शक्कर का विलय करना, ग्लूकोज या शक्कर को विलय करना। तो जल द्रव अवस्था में होता है और ग्लूकोज ठोस अवस्था में होता है। शक्कर घोलेंगे तो शक्कर भी ठोस अवस्था में होती है। तो इस तरह से जो विलयन बनता है वो द्रव में ठोस का विलयन बनता है। और क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्थाएं द्रव हैं, इसलिए इस तरह के तीनों प्रकार के विलयन द्रवीय विलयन कहलाते हैं। अब इस तरह के विलयनों के भी उदाहरण यदि दैनिक जीवन में आपको समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, तो समझने की कोशिश करिए। अब आते हैं अगली भौतिक अवस्था पर। विलायक की अगली भौतिक अवस्था हो सकती है ठोस। विलायक की अगली भौतिक अवस्था हमारी हो सकती है ठोस, और वहीं विलय जब हम लेंगे तो ठोस में गैस का विलयन बनेगा। फिर विलय की हम भौतिक अवस्था ठोस ही लेंगे, लेकिन उसमें जो विलय की भौतिक अवस्था होगी वो द्रव होगी, और विलायक तो ठोस ही लेंगे और उसमें विलय की जो भौतिक अवस्था होगी वो ठोस होगी। तो इस तरह से फिर हमें तीन प्रकार के विलयन प्राप्त हो जाते हैं। और क्योंकि इस प्रकार के विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था क्या है हमारी ठोस, विलायक की भौतिक अवस्था हमारी ठोस है, इसलिए इस तरह के विलयनों को किस नाम से जाना जाएगा? ठोस विलयन, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था ठोस है। अब आप इनके उदाहरण स्वयं से समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। चलिए अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारा विलायक ठोस अवस्था में होगा और उसमें जो विलय हम घोलेंगे वो पहले प्रकार में गैसीय अवस्था में हमारा विलय होगा। तो इसका उदाहरण सामान्य रूप से दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पैलेडियम जो कि एक धातु है, पैलेडियम जो कि एक धातु है, इसका संकेत आवर्त सारणी में इसका संकेत अणुभार और परमाणु क्रमांक आपको देखने को, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक इसका देखने को मिल जाएगा आपको आवर्त सारणी में। वैसे तो ये बहुत 12th में बार बार इसमें इसका नाम उपयोग में आएगा आपको, और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो पैलेडियम एक धातु है जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके साथ मिश्रण बनाया जाता है हाइड्रोजन गैस का। कैसे बनाया जाता है ये आप इसी कक्षा 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसानी से समझ सकते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्याय शुरू होंगे तब। तो पैलेडियम धातु जो कि ठोस अवस्था में होती है, उसके साथ मिश्रण होता है किसका? गैस का, हाइड्रोजन गैस का। तो ये ठोस में गैस का उदाहरण, ठोस में गैस को विलय करने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसका ये उदाहरण है। अब अगला उदाहरण देखेंगे हम, वो उस प्रकार के विलयन का जिसमें हमारा विलायक होगा ठोस और उसमें हम विलय करेंगे द्रव अवस्था वाला विलय, या घटक जो हमारा विलय के रूप में होगा वो उसकी भौतिक अवस्था होगी हमारी द्रव। तो सोडियम धातु ये तो सभी जानते हैं, इसका संकेत भी पता होगा सभी को, परमाणु क्रमांक भी पता होगा और परमाणु भार भी पता होगा सभी को। इसके साथ हम मिलाते हैं, क्योंकि ये ठोस विलायक है और द्रव हमें इसमें विलय के रूप में मिलाना है, तो जो विलयन बनेगा वो ठोस द्रव विलयन बनेगा। तो ये भी आपको मालूम होगा कि पारा एक धातु है जो कि सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ताप एवं दाब पर द्रव अवस्था में होती है। तो सोडियम धातु के साथ पारा जब मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है वो ठोस द्रव विलयन का उदाहरण होता है। सोडियम धातु में पारा जो कि बहुत धातु तो है परंतु सामान्य भौतिक परिस्थितियों में, मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये जो उदाहरण है ये, इसमें सोडियम भौतिक अवस्था है इसकी, सोडियम विलायक के रूप में लिया गया है अर्थात सोडियम की मात्रा अधिक होगी, और पारा विलय के रूप में लिया गया है अर्थात इसकी मात्रा कम होगी। तो सोडियम विलायक है और ठोस अवस्था में है, पारा विलय है और द्रव अवस्था में है। तो इस तरह का इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण होगा। अब आता है अगला प्रकार, ठोस में ठोस का विलयन, मतलब विलायक भी ठोस अवस्था में है और विलय भी ठोस अवस्था में है। इसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? एक धातु का दूसरे धातु या अधातु के साथ मिश्रण। तो जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है, जैसे कि पीतल, दो धातुओं का मिश्रण है, तो या जो हम ज्वेलरी पहनते हैं सोने की या चांदी की, वो भी मिश्र धातुएं होती हैं, वो भी शुद्ध सोना या शुद्ध चांदी नहीं होती है, वो भी हमारा मिश्र धातु का ही उदाहरण है। तो वहाँ जो धातुएं मिलाई जाती हैं ज्वेलरी बनाने के लिए वो भी ठोस अवस्था में होती हैं, और या फिर जब हम पीतल बनाते हैं तो उसमें जो धातुएं उपयोग में लाई जाती हैं वो भी ठोस अवस्था में होती हैं, मगर उन्हें ठोस अवस्था में मिलाया नहीं जाता है, उन्हें पहले पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद दो धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है, और उनके ठंडा होने के बाद जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है वो हमारा ठोस में ठोस के विलयन का उदाहरण होता है। ठीक है ना? तो जैसे तांबे का सोने में विलयन, मतलब सोना हमारा विलायक हो और तांबा हमारा विलय हो। सोना विलायक हो अर्थात अधिक मात्रा में हो, और तांबा विलय हो अर्थात कम मात्रा में हो। तो इन दोनों के मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो ठोस में ठोस का विलयन होगा, और सोना अधिक मात्रा में है इसलिए विलायक होगा, तांबा कम मात्रा में है तो विलय होगा। ठीक है? और दोनों ही धातुएं हैं और दोनों ही ठोस अवस्था में होंगी। तो इस प्रकार से हमारे विलयन हुए भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए विलयन? 9 प्रकार के हुए। अब हम बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। हमारे इस चैप्टर का अगला टॉपिक है, ये तो हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, विलयनों के प्रकार। आप इस तरह से डिटेल में अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, विलयनों की सांद्रता को। अगला टॉपिक क्या है हमारा? विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां।
विलयनों को अनेक विधियों से उनकी सांद्रताओं को व्यक्त किया जा सकता है। इसके पहले जब हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां समझेंगे, उसके पहले हमें समझना होगा विलयन सांद्रता के आधार पर भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। सांद्रता का अर्थ होता है कि विलयन में विलाय की कितनी मात्रा के साथ विलेय की कितनी मात्रा को घोला गया है। विलयनों की सांद्रता का अर्थ है, सांद्रता का अर्थ क्या है कि विलयन के अंदर विलाय की कितनी मात्रा के साथ विलेय की कितनी मात्रा घोली गई है, वही क्या कहलाता है, विलयनों की सांद्रता। ठीक है, जैसे हम यदि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज घोल रहे हैं तो विलयन की कुल मात्रा हो जाएगी 110 ग्राम, तो वही विलयन की सांद्रता होगी, 100 ग्राम में 10 ग्राम। ठीक है ना, तो विलयनों की सांद्रता अर्थात विलयन के अंदर विलाय की मात्रा के साथ विलेय की कितनी मात्रा घोली गई है। तो विलयन में सांद्रता को व्यक्त करने की पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। पहली विधि क्या है हमारी, द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ जो हम द्रव्यमान प्रतिशत लेंगे, इसमें विलायक का भी द्रव्यमान लेना है और विलेय का भी द्रव्यमान लेंगे। इसे हम W/W से व्यक्त कर सकते हैं। W मतलब वेट। तो प्रतिशत तो निकालना आपने पहले ही सीखा है, तो जिस तरह से प्रतिशत निकालना होता है प्रतिशत उसी तरह से निकालते हैं। केवल हमें यहाँ निकालना है किसका, विलयन का सांद्रता का प्रतिशत, अर्थात विलयन में कितने प्रतिशत विलेय है या विलयन में कितने प्रतिशत विलायक उपस्थित है। तो उसको निकालने के लिए क्या, जैसे हमारा बचपन से जो फॉर्मूला होता आया है, फॉर्मूला वही रहेगा। अवयव मतलब घटक, तो अवयव को और क्या कह सकते हैं, घटक। घटक या अवयव एक ही बात है। अवयव का प्रतिशत निकालना है, विलयन में अवयव का प्रतिशत निकालना है। अब जैसे हम क्योंकि इस अध्याय के अंदर पढ़ रहे हैं द्विअंगी विलयन, तो विलयन में 2 घटक होंगे, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। तो यदि विलेय का प्रतिशत निकालना है तो ये तो हम जानते ही हैं, जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हमें 100 का गुणा करना होता है, और नीचे जो मात्रा आती है या नीचे जो संख्या आती है वो कुल होता है। तो क्योंकि हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो नीचे हमारा क्या आएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान। नीचे जो हमारा मान आएगा वो किसका मान आएगा, विलयन के कुल द्रव्यमान का। कुल द्रव्यमान किसका, विलयन का। अब ऊपर भी द्रव्यमान आएगा, लेकिन किसका, जिस घटक का द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं। यदि हम विलेय का द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो विलेय का घटक में यदि हमारा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान आएगा, और यदि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो विलायक का द्रव्यमान ऊपर आएगा। तो ऊपर अवयव का द्रव्यमान। अब अवयव क्या हो सकता है, यदि हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो विलेय का द्रव्यमान आएगा, और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो विलायक का द्रव्यमान ऊपर आएगा। ठीक है ना, जैसे उदाहरण से अब इसका हम उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई विलयन है, जैसे हमारे पास है 110 ग्राम विलयन, जिसमें हमारे विलयन के अंदर 100 ग्राम जल हो और 10 ग्राम ग्लूकोज हो, या चीनी भी हो सकती है, कोई भी विलेय हो सकता है। अर्थात हमने एक विलयन बनाया है जिसमें हमने 100 ग्राम जल के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला है
तो हमारा विलयन जो बना है उसकी मात्रा या उसका द्रव्यमान होगा कितना, 110 ग्राम। अब यदि इस विलयन की यदि हमें सांद्रता प्रतिशत में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। यदि हमें विलेय का प्रतिशत निकालना है तो इस फॉर्मूले में ऊपर ग्लूकोज का द्रव्यमान आ जाएगा, और यदि हमें विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हमारा विलायक अर्थात जल का द्रव्यमान आ जाएगा, और नीचे कुल द्रव्यमान आएगा। कुल द्रव्यमान अर्थात ग्लूकोज और जल का मिलाकर जो द्रव्यमान बनता है वो कुल द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। मतलब जल का 100 ग्राम है और ग्लूकोज का 10 ग्राम है तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा 110 ग्राम, मतलब नीचे कुल द्रव्यमान 110 ग्राम आ जाएगा। तो चलिए हम निकाल कर देखते हैं। अब यदि हमें अवयव क्या है हमारा, एक अवयव है जल और दूसरा अवयव है ग्लूकोज। तो यदि हमें ग्लूकोज का निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या करेंगे, जिस घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है वही हमेशा ऊपर आएगा, उसी अवयव का द्रव्यमान हमेशा ऊपर आएगा। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ग्लूकोज का द्रव्यमान हमेशा ऊपर आएगा। ग्लूकोज हमारा 10 ग्राम है तो 10 ऊपर आएगा, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे और अपॉन में नीचे कुल द्रव्यमान आएगा। कुल द्रव्यमान मतलब विलेय और विलायक को मिलाने पर जो कुल द्रव्यमान हमें प्राप्त हो रहा है वो नीचे आएगा। तो विलेय हमारा 10 ग्राम है और विलायक हमारा 100 ग्राम है, तो कुल द्रव्यमान हमारा 110 ग्राम हो जाएगा। गुणा भाग करके हम आंसर लेके आ जाएंगे। तो हमारा, तो आप बता सकते हैं कितना आएगा। तो इस तरह से 9। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, जब हम 100 को 11 से भाग देंगे तो 9.0909 आता चला जाएगा। इसी प्रकार से जिस तरह से हमने ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है, उसी प्रकार से हम विलयन में उपस्थित जल का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे जल का द्रव्यमान प्रतिशत। अब क्योंकि जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, इसलिए जिस घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है उसका द्रव्यमान ऊपर आता है। तो अवयव का द्रव्यमान मतलब जल का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, तो 100 ऊपर आएगा। प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 का गुणा होगा और कुल द्रव्यमान नीचे आएगा। कुल द्रव्यमान मतलब विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर जो कुल द्रव्यमान होगा वो नीचे आएगा। इसका गुणा भाग कर लीजिए, इसका भी गुणा भाग कर कर हमारा आएगा 90.909। तो इस तरह से ये आता चला जाएगा। तो इस तरह से, और प्रतिशत निकाला है तो प्रतिशत का चिन्ह आएगा आंसर में। इस तरह से हम किसी भी विलयन में यदि हमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा पता है तो विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हों उन बुक में इस तरह के उदाहरण देखकर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जहां आपको डाउट लगते हैं वो आप डाउट अपने कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद अगला टॉपिक है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को V मतलब वॉल्यूम से व्यक्त किया जाता है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था वैसे ही आयतन प्रतिशत भी निकालते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां हम विलयन में द्रव्यमान में व्यक्त कर रहे जहां हम विलयन में द्रव्यमान ले रहे थे दोनों घटकों का अर्थात विलेय का और विलायक का, वहीं इस प्रकार की विधि में हम विलेय और विलायक को आयतन में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो निकालने का तरीका वैसा ही होगा जैसा द्रव्यमान प्रतिशत का था, सिर्फ अंतर आएगा किसमें, द्रव्यमान की जगह आयतन में। तो अब हम क्या लेंगे, अवयव के द्रव्यमान की जगह पर अवयव या घटक का आयतन प्रतिशत निकालना है।
तो क्या लेंगे, घटक का आयतन। घटक क्या हो सकता है, घटक या अवयव क्या हो सकता है, या तो विलेय या विलायक। विलेय का आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलेय का आयतन लेंगे, विलायक का आयतन प्रतिशत निकालना है तो विलायक का आयतन लेंगे। क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे और नीचे विलयन का कुल आयतन आएगा। नीचे क्या आएगा, विलयन का कुल आयतन। ठीक है, अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जब हम दो ऐसे घटक लें या दो ऐसे अवयव लें जो दोनों ही द्रव अवस्था में हो, जैसे हमने लिया एथेनॉल जिसे हमने विलय किया जल में। तो मान लो कि हमने 10 मिलीलीटर, क्योंकि आयतन लेना है तो आयतन की इकाई यहाँ उपयोग में लाई जाएगी। तो 10 मिलीलीटर एथेनॉल, विलय करेंगे हम 90 मिलीलीटर जल में। जल 90 मिलीलीटर लिया है जिसमें हमने 10 मिलीलीटर एथेनॉल विलय किया है। तो इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बना है, इसकी विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का कुल आयतन होगा 110 ml विलयन। 10 मिलीलीटर एथेनॉल को 90 मिलीलीटर जल में विलय कर रहे हैं तो 110 में 100 ml। 10 मिलीलीटर एथेनॉल को 90 मिलीलीटर जल में विलय कर रहे हैं तो विलयन हमारा कुल कितना आयतन होगा उसका, 110 मिलीलीटर। अब इसमें यदि हमें एथेनॉल का प्रतिशत निकालना है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है तो इस सूत्र में एथेनॉल का आयतन ऊपर आ जाएगा, और यदि जल का आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इस सूत्र में जल का आयतन ऊपर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। एथेनॉल का सूत्र सभी को पता है या नहीं पता है? जिन्हें नहीं पता है वो भी कमेंट करके पूछें, और जिन्हें पता है वो भी कमेंट में एथेनॉल का सूत्र डालें। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है तो जिस घटक का आयतन प्रतिशत निकालना होता है उस घटक का आयतन हमेशा ऊपर आता है। तो एथेनॉल का निकाल रहे हैं तो घटक के आयतन की जगह पर आएगा, मतलब 10। एथेनॉल का आयतन कितना है, 10 ml, तो 10 ऊपर आएगा। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा होगा और कुल आयतन नीचे आएगा। कुल आयतन कितना है हमारा, 100। काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, 10%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10% एथेनॉल का आयतन। अब यदि हमें जल का आयतन प्रतिशत निकालना है तो जल का आयतन ऊपर आएगा। जल का आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो घटक की जगह पर क्या आएगा हमारा, जल का आयतन। तो जल का आयतन कितना है हमारा, 90, और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 का गुणा करेंगे अपॉन में कुल आयतन हमारा 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 90%। तो जल कितना हुआ, 90%, एथेनॉल 10%। इस तरह से आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे हम। ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है एक विलयन का, जिसमें उदाहरण क्या है, उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकॉल का 35%
विलियन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब आयतन, विलयन का भी आयतन है तो विलयन में विलायक का भी आयतन है और विलय का भी आयतन लिया गया है। एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% विलयन एक उदाहरण के रूप में लिया है। इस एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% विलयन उपयोग होता है कहाँ? इंजन को ठंडा करने के लिए। इस विलयन का उपयोग होता है इंजन को ठंडा करने के लिए। यहाँ 35% एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन है मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल विलेय है, और एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% विलयन है मतलब कुल विलयन यदि हमारा 100 ml है तो 100 ml में एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 35 मिलीलीटर होगी। कुल विलयन यदि हमारा 100 ml है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो कुल विलयन यदि हमारा 100 ml है तो 100 ml विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा कितनी होगी? हमारी 35 मिलीलीटर होगी, और बाकी हमारा विलायक होगा। ठीक है ना? एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% विलयन अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल 35 मिलीलीटर है और बाकी का बाकी का हमारा विलायक है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि, इस तरह के और उदाहरण आपको किसी भी बुक में देखने को मिलते हैं तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगला उदाहरण है हमारा, अगला विधि है हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से व्यक्त करते हैं। जब आप दवाइयों की शीशियों पर देखते हैं जो सिरप के फॉर्म में होती हैं, उन पर देखिएगा W/V लिखा हुआ होता है, मतलब विलयन में घटक की सांद्रता W/V के रूप में लिखी हुई होती है। मतलब कौन सा घटक कितने प्रतिशत में उस सिरप के अंदर उपस्थित है। तो जनरली जो दवाइयाँ जो होती हैं उसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में घटक उसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसका उपयोग जनरली कहाँ होता है? फार्मेसी में होता है, मतलब दवाइयों में होता है, जहाँ की घटक या अवयव का जो प्रतिशत होता है वो द्रव्यमान आयतन के रूप में होता है। अर्थात जो हमारा विलायक होता है उसका आयतन लिया जाता है और विलेय का हम द्रव्यमान लेते हैं। और तरीका यही होता है निकालने का, मतलब घटक का आयतन निकालना है तो घटक का आयतन किसी भी औषधि के अंदर जिस घटक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है उस घटक का द्रव्यमान ऊपर आएगा, नीचे आयतन आएगा और कुल 100 कर दिया जाएगा। कुल 100 किया जाएगा मतलब 100 से उसे गुणा कर दिया जाएगा तो घटक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। इसके उदाहरण NCERT बुक में तो नहीं दिए गए हैं, मगर इसके उदाहरण आप दवाइयों की शीशी पर जब देखेंगे तो उसमें मिलेंगे। उस उदाहरण को लेकर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से इस तरह से के क्वेश्चन सॉल्व करते आपको बनेंगे। किसी भी दवाई की शीशी पर जो जनरली जो प्रतिशत लिखा होता है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लिखा होता है, वो आप कैसे समझेंगे? क्योंकि वो जो प्रतिशत लिखा होगा W/V के फॉर्म में होगा। तो उसमें जो उदाहरण दिए उसमें जो W/V प्रतिशत होगा वो प्रतिशत को आप इस तरह की विधि यही रहेगी सॉल्व करने की। इस तरह की विधि से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। द्रव्यमान रहेगा जैसे 0.2 ग्राम है, 0.2 W/V लिखा है, प्रतिशत लिखा है 0.2%, जैसे लिखा है कितना 0.2% W/V। इसका मतलब क्या है? 0.2 ग्राम है किसमें? 100 ml में। 0.2 ग्राम है किसमें? 100 ml में। तो उसका प्रतिशत निकालना है तो 0.2 आएगा ऊपर, नीचे आएगा कुल इंटू आएगा 100, और कुल द्रव्यमान शीशी के कुल द्रव्यमान वो भी दवाई की शीशी पर दिखाया गया होता है, तो वो भी दवाई की शीशी पर लिखा हुआ होता है कि कितने में ये 0.2% उपस्थित है। तो वो दवाई की शीशी को देखकर समझ सकते हैं कि 0.2% है, कितने विलयन में उपस्थित है। तो इस तरह से आप इसके भी उदाहरण देख सकते हैं। फिर
अगला है हमारा सांद्रता को व्यक्त करने की विधि में। इसमें यदि कोई डाउट है आपको भी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब अगला हमारा है सांद्रता व्यक्त करने की विधि में पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन। इसको व्यक्त करते हैं ppm से। ठीक है, अब पार्ट्स प्रति मिलियन में यदि हमें सांद्रता निकालनी है तो मिलियन मतलब प्रति मिलियन मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन मतलब 10⁶। तो 1 मिलियन विलियन के 1 मिलियन कण में विलेय के कितने कण उपस्थित हैं? विलियन के 1 मिलियन कण में विलेय के कितने कण उपस्थित हैं वो सांद्रता कहलाती है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, क्या कहलाती है? पार्ट्स प्रति मिलियन। विलियन के 1 मिलियन कण में विलेय के जितने भी कण उपस्थित होते हैं वो कहलाती है पार्ट्स प्रति मिलियन में व्यक्त की गई सांद्रता। इसे कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब यदि हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है किसी विलेय का तो सूत्र बनेगा क्या? सूत्र तो वैसा ही होगा, लगभग मिलता जुलता, प्रतिशत जैसा। अवयव के भागों की संख्या। अवयव के भागों की संख्या है अर्थात अवयव विलय में उपस्थित कोई भी अवयव, या तो विलायक या विलेय। क्योंकि हम अवयव के भागों की संख्या कितने में निकाल रहे हैं? 1 मिलियन भाग में, इसलिए गुणा करेंगे किसका? 1 मिलियन का, अर्थात 10⁶ का। और नीचे कौन सी संख्या आएगी या नीचे क्या मान आएगा? विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सभी के कुल भागों की संख्या। विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। कुल भागों की संख्या। अवयव के भागों की संख्या ग्राम मिलीग्राम में हो सकती है और कुल भागों की संख्या भी ग्राम मिलीग्राम में हो सकती है। ठीक है ना? जैसे एनसीईआरटी में इसका एक उदाहरण दिया गया है कि 1 लीटर समुद्री जल है। 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान दिया गया है बुक में 1030 ग्राम। एनसीईआरटी बुक तो सभी के पास होगी ही, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा ये उदाहरण। 1 लीटर समुद्री जल है, 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान है 1030 ग्राम। इस समुद्री जल में जिसका आयतन 1 लीटर है, जिसका द्रव्यमान 1030 ग्राम है, इस जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है कितनी? 6 × 10⁻³ ग्राम। चलिए लिख के समझा ही देती हूँ। एनसीईआरटी का ही ये उदाहरण है। 1 लीटर समुद्री जल, इसका द्रव्यमान कितना होता है समुद्री जल का? 1 लीटर समुद्री जल का 1030 ग्राम। इसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होती है? 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन इसमें घुली होती है। अब यदि हमें इस ऑक्सीजन को पार्ट्स प्रति मिलियन में बदलना है, ऑक्सीजन की इस मात्रा को हमें पार्ट्स प्रति मिलियन में बदलना है, तो क्या करेंगे हम?
ऑक्सीजन की क्योंकि पार्ट्स प्रति मिलियन में बदलना है तो 10 की घात 6 का गुणा तो हमें ऊपर करना ही होगा, जिसका हमें पार्ट्स प्रति मिलियन निकालना है। यदि हमें ऑक्सीजन का पार्ट्स प्रति मिलियन निकालना है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर आएगा और नीचे विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या आएगी। सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या मतलब वही, तो कैसे निकालेंगे? अवयव के भागों की संख्या अर्थात ऑक्सीजन का यदि हमें पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता निकालनी है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर आएगा। 6 गुणित 10 की घात -3। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? भागों की संख्या अर्थात ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 6 गुणित 10 की घात -3 गुणित, क्योंकि पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता व्यक्त कर रहे हैं तो पार्ट्स प्रति मिलियन मतलब 10 की घात 6 बटे विलयन के सभी भागों की कुल संख्या। कुल भागों की संख्या कितनी है? जो हमारा विलयन है उसका द्रव्यमान। विलयन है हमारा समुद्री जल 1 लीटर, जिसका आयतन दिया गया है, जिसका द्रव्यमान है कितना? 1030। इसका गुणा भाग कर लो। इसका गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.8 और इसकी इकाई क्या होगी? पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm। ठीक है, इसका गुणा भाग करके 5.8 आएगा। 10 की घात -3 से 10 की घात -3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगी 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 मतलब 10 की घात -3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो जाएंगी तो बचेंगी 10 की घात 3। उस 10 की घात 3 मतलब 1000 में 6 का गुणा करिएगा तो हो जाएगा 6000। 6000 में भाग देंगे 1030 का तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.8। ये करके देखिएगा। तो इस तरह से आज हमने जो सांद्रता व्यक्त करने की विधि पढ़ी है वो कौन कौन सी विधि पढ़ी है? पहली तो द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और चौथा पढ़ा हमने पार्ट्स प्रति मिलियन। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। कल बची हुई विधियों भी हम पढ़ेंगे। आगे की जो विधियां हैं वो हैं, अगली विधि है मोल अंश या मोल प्रभाज भी जिसे कहते हैं, और उसके बाद है मोललता, और उसके बाद आएगी इसके बाद चौथी विधि है पार्ट्स प्रति मिलियन, पांचवी विधि है मोल अंश या मोल प्रभाज भी जिसे कहते हैं, छठी विधि है मोलरता और सातवीं विधि है मोललता। तो 3 विधियां अभी हमारी और बची हैं सांद्रता को व्यक्त करने की, जो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पढ़िए, इतना समझिए। डाउट कोड कमेंट सेक्शन में डालिए। इस तरह की विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहाँ कहीं मिले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो पूछिए कमेंट करके, ठीक है।